गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। जैसा आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में रीजनिंग क्वेश्चंस जो असाइनमेंट के डिस्कस करने शुरू किए थे और मैंने कॉन्जेनर बिहेवियर को डिस्कशन में ले लिया था। अब हम लोग थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें पी ब्लॉक का जो बचा हुआ रीजनिंग क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट आपको जो मुझसे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे तो उनको असाइनमेंट नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो मैं व्हाट्सअप भेज दूँगा। लेकिन जो असाइनमेंट में जितने क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं और वैरायटीज़ क्वेश्चंस है। तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं उस पर मैंने ऑलरेडी टिक करवा दिया है। तो अभी हम फर्स्ट पेज देख रहे हैं, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है एक एक करके डिस्कस करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन कौन सा जो डिस्कस नहीं किया अभी हमने? क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन कह रहा है कि वाई IE ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अबे सुन लो मेरे लाला, इधर देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि नाइट्रोजन का IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा होता है किससे? ऑक्सीजन से, यही ना कह रहा। तो ये बात तो हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये 15 ग्रुप का मेंबर है और ये 16 ग्रुप का मेंबर है। और आपको याद होगा 15 ग्रुप का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है और इसका क्या होता है मेरे बच्चों? NH2NP4 होता है। तो आप जानते हैं हुंस बाबा क्या बोल के मरे थे कि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल दैन फुल फील्ड, याद है ना? तो हाफ फील्ड इज स्टेबल दैन दैट ऑफ नॉन हाफ फील्ड। ठीक है, तो इसमें 2p3 सिस्टम है ना, नाइट्रोजन 2s2 2p3 होता है ना बच्चों। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है ना। अब जो 11th नहीं जानते हैं वो जाकर के 11th में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने कहा था कि हाफ फील्ड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ये हुंस रूल बताता है। अब इससे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इससे 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई 15 ग्रुप का IP 16 ग्रुप से बड़ा क्यों होता है। हालांकि ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन समझते हैं ना, क्योंकि हमने ट्रेंड क्या पढ़ रखा है, लेफ्ट टू राइट IP बढ़ेगा। बोलो यार ये ना पढ़ा है। तो 15 ग्रुप का IP ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 का ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, देखो ये 15 ग्रुप का और ये कौन सा ग्रुप का? 16। तो IP तो 16 ग्रुप का ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रेंड तो हमने यही पढ़ा हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो IP बढ़ता है। तो इसका मतलब 16 ग्रुप का ज़्यादा होना चाहिए और 15 ग्रुप का क्या होना चाहिए? कम। लेकिन यहाँ मामला उलट गया है, 15 ग्रुप का ज़्यादा है, 16 ग्रुप का कम है। तो उसकी वजह मैंने बता दी हाफ फील्ड। तो इससे 3 क्वेश्चन आ सकता है 3 तरह से। पहला क्वेश्चन जो अभी असाइनमेंट में दिया हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। फास्फोरस, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ना बोल के फास्फोरस सल्फर को बोल दे। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो जनरलाइज फॉर्म में बोल सकता है। जनरलाइज का मतलब क्या? 15 ग्रुप का IP 16 ग्रुप से ज़्यादा क्यों है, am I right? तो ऐसा भी कर सकता है वो। तो इसका जवाब आपको मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो फिर से। बोल रहा है कि बिस्मथ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पेंटावालेंट स्टेट। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि बिस्मथ जो है BI वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन पेंटावालेंट स्टेट, यानी बिस्मथ +5 स्टेट में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ध्यान से सुनो, ये जो बात बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। अब याद रखो कि ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि इनर्ट पेयर क्या होता है, तो सुन लो। 2s2 2p3 है, ध्यान से सुनो, बोलो नहीं यार, कम ऑन, डोंट डू हल्ला। ये क्या है? 4s2 4p3 है और ये क्या है? 5s2 5p3 और ये क्या है? 6s2
6p3। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिस्मथ जो है वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, लेकिन इसका जो 6s इलेक्ट्रॉन है वो रिलक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? रिलक्ट। रिलक्ट समझते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने तो यही ना पढ़ा कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा, और जब एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान होना चाहिए, बोलो यार। लेकिन बिस्मथ क्या कहता है? बोलता है ना ना, मैं तो 3 ही बॉन्ड बनाऊंगा। तो उसकी वजह क्या है कि ये 6s इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलक्ट हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है बॉन्ड बनाने में। तो इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये यही नहीं होता, ध्यान से सुन लो, ये 15 ही ग्रुप में नहीं होता है, 13 में भी होता है और 14 ग्रुप में भी होता है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में पी ब्लॉक का 15 ग्रुप है, इसीलिए मैं 15 ग्रुप के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये बात 13 ग्रुप पर भी लागू होगी, 14 पर भी और 15 पर भी लागू होगी। ठीक, 16 ग्रुप में ना के बराबर होगी, हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि नीचे 16 ग्रुप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मामला आ जाता है। तो अब आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा बॉन्ड बनाने में? तो इसकी वजह सिंपल सी है। इसकी वजह 2 वजह है। अगर मैं कहूँ तो इसका सीधा सीधा वजह यह है कि एनर्जी फेवर नहीं कर रही है। एनर्जी फेवर नहीं कर रही का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब 5 बॉन्ड बनाना होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन फ्री में तो नहीं निकलता, क्या भाई ले जाओ, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने की तो खर्च चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी जो वो लगाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, वो कहाँ से कंपनसेट होगा? अरे बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कहाँ से कंपनसेशन लेते हैं? जो हम माल खरीद के लाते हैं, ठीक, तो पैसा लगा, और जब बेचते हैं तो बेचने में जो पैसा आएगा, वो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वही ना आउटपुट होगा। तो इसका मतलब मान लो अगर 5 रुपये का मार्कर हमने इन्वेस्ट किया और हमको मार्केट से जो है बिका वो 7 रुपये में, तो इसका मतलब आपके पास फ़ायदा कितना हुआ? 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। हालांकि 7 रुपया ने आपको मिला है, लेकिन 2 रुपये का फ़ायदा क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि 5 रुपया तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो निकालोगे नहीं क्या? मेरी बात समझ रहे हो? तो वो जो पैसा लगता है वो इन्वेस्टमेंट है, और उसके रिजल्ट में जो चीज़ें बिकती हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो फ़ायदा होता है, जो पैसा लगा हुआ होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही फलसफा है, यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी खर्च हुई होगी, तो वो एनर्जी जो है कहाँ से आएगी, कैसे कंपनसेट होगी? तो वो जो बॉन्ड बनाएगा बिस्मथ, तो बॉन्ड बनाएगा तभी ना इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जो बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो इतनी होनी चाहिए ना कि जो इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हुआ उसको ओवरटेक कर जाए। नहीं, जैसे आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में पहले पैसा लगाते हो, तो अब बिजनेस कब तक चलेगा? दिमाग लगा के सोचो ना, बिजनेस कब चलाओगे तुम? जब तक कि लगने वाला पैसा कम होगा, निकलने वाला पैसा ज़्यादा होगा, तभी ना चलाओगे। अब पता चला लगने वाला पैसा ज़्यादा हो गया, निकलने वाला कम होगा, तो दुकान बंद करके भाग जाओगे? नहीं भाग जाओगे? तो एटम भी तो बिजनेस कर रहा है ना। एटम क्या कर रहा है? बोलता ओए एनएस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दूंगा। बोलता क्यों नहीं जाने देगा? बोलता औकात कहाँ है? कौन सी औकात? जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो खर्च हुआ है वो कंपनसेशन कहाँ से लेगा? वो जो बॉन्ड बनेगा उसी के द्वारा कंपनसेट होगा ना, क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी बाहर आती है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकालने में 10 किलो जूल खर्चा हुआ, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बॉन्ड बना उससे 12 किलो जूल एनर्जी निकला, तो फिर वो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन पता चला कि 12 किलो जूल लग रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने में और बॉन्ड बनने में 10 ही किलो जूल बाहर आ रहा है, तब तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं ना, उसे मालूम है नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात है, ये NS इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 6s इलेक्ट्रॉन इंटरेस्ट नहीं लेता बॉन्ड बनाने में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा खर्च आ रहा। अब आप पूछेंगे सर ज़्यादा खर्च क्यों आ रहा? पूछो, ये भी पूछ लो क्यों आ रहा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया होगा उसने। अब बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग कैसे होगा? अरे कम ऑन लिसन में यार, इलेक्ट्रॉन सुन तो लो यार। हाँ, तो इसमें जो है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 4f ऑर्बिटल इसमें 4f14 कर चुका होगा ना। और मैंने है ना कई बार समझा कि लगातार एक ही सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब भरता है तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ जो 6s इलेक्ट्रॉन है इस पे ये जो 4f का जो लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करा लेता है। अब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन निकालूं क्या? तो बोलता है नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? अरे बाबा न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है उसको।
तो अब उसमें खर्चा चाहिए ना उसको। अब वो खर्चा कौन देगा? जो बॉन्ड बनेगा वही ना देगा। तो बॉन्ड बन रहा है लंबा, क्यों बन रहा है लंबा? सोचो, ऊपर से नीचे साइज भी तो बढ़ रहा ना। तो बॉन्ड बढ़ा लंबा, तो बॉन्ड लंबा बनेगा, यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो एनर्जी कम निकालेगा ना। तो एनर्जी कम निकालेगा तो कंपनसेशन कहाँ से लाएगा? तो इसलिए ये वाला बिस्मथ है ना, पसंद नहीं करता +5 में जाना। और अगर गलती से +5 में चला गया तो वो क्या होगा? बेचैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेचैन। बेचैन समझते हो ना? गलती से जैसे कोई आदमी है ना, चला जाए कहीं और उसको अच्छा नहीं लगता और गलती से चला गया, तो फिर क्या होगा? बेचैनी होगा ना, जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। तो यहां पर भी बिस्मथ को +5 स्टेट पसंद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? +3 में जाना चाहेगा, क्योंकि +3 उसको मजा आता है। क्या आता है उसको? स्टेबिलिटी आती है। तो वो +3 में जाने के लिए फ्री में तो जाएगा नहीं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ना जाएगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो, और जिससे लेगा इसका मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा वो, तभी ना खुद रिड्यूस होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा, देखो पढ़ के क्या कह रहा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा कि बिस्मथ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेंटावलेंट। तो देखो लिखा हुआ होगा बिस्मथ +5 इज लेस स्टेबल इन stable than bismuth +3, therefore bismuth +5 has a strongly tendency to accept electron to form bismuth +3। ठीक है जी। और उसमें लिख लो ब्रैकेट में वहीं पर लिखा के ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वहीं पर लिख लो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये बात भी लिख लो कि ये जो प्रॉब्लम आती है सिर्फ 15 ग्रुप में नहीं आती है, 13 ग्रुप में भी आती है, 14 ग्रुप में भी आती है। 13 ग्रुप के लास्ट मेंबर में ये आती है, 14 ग्रुप के लास्ट मेंबर में ये आती है, और 15 ग्रुप के लास्ट मेंबर में आती है। इसलिए हमेशा याद रखो 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप का एलिमेंट अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो पक्का पक्का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो जगह उसको पसंद नहीं है। इज इट क्लियर? और इससे एक बात और समझ में आई कि 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप का जो नीचे वाला एलिमेंट अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो पक्का एसिडिक नेचर का होगा। बोलो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड होता है, क्योंकि उसको +5 तो पसंद ही नहीं है। और लेविस थ्योरी क्या कहता है? सोचो, लेविस थ्योरी कहता था जो लोन पेयर लेता है वो बेस होता है, सॉरी एसिड होता है, तो इसलिए वो +5 को पसंद करता नहीं, ध्यान से भागता। इसलिए डाउन द ग्रुप, ध्यान से सुनना, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ता है। मैंने कल भी बताया था हाइड्राइड में बेसिक नेचर क्या होता है? सॉरी घटता है। लेकिन यहाँ 13, 14 ग्रुप में, 15 ग्रुप में नीचे वाला जो कंपाउंड होता है वो एसिडिक नेचर में ज्यादा हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे एसिडिक नेचर बढ़ता है, ये बताया होगा मैंने। तो नीचे वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना, तो नीचे वाला ज्यादा एसिडिक हो भी जाता है, क्योंकि +5 स्टेट में अगर होगा तो, अगर +5 स्टेट में होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि वो +5 से कहाँ जाना चाहता है? +3। ठीक, इसलिए आप नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में जाके देखना, ये क्वेश्चन खानदानी क्वेश्चन है, ये पूछता है। और याद रखो 13, 14, 15 ग्रुप में ये प्रॉब्लम आती है। नीचे वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट उसको पसंद नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा। और मैं एक यूनिवर्सल बात आपको बता देता हूं जो पूरी एलिमेंट हर जगह पे लागू होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ध्यान से सुन लो, पूरे एलिमेंट में हर जगह लागू होगा, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे वो एफ ब्लॉक हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो। दुनिया के हर एलिमेंट पे एक रूल याद रखो, अगर किसी एलिमेंट का कह दे कि ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है तो समझ लेना उसको एनर्जी फेवर नहीं कर रही है। अगर कहेगा कि वो फलाने स्टेट में और फलाने स्टेट में जाना चाहता है, यानी +4 से +2 में जाना चाहता है, या +6 से +3 में जाना चाहता है, तो समझ लेना मित्रों कि +6 उसको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब एनर्जी फेवर नहीं कर रही है। और अगर वो कहता है कि फलाना एलिमेंट इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, तो समझ लेना कि उसको एनर्जी उस ऑक्सीडेशन स्टेट में फेवर कर रही है। अल्लाह कसम, दुनिया के हर एलिमेंट के लिए यह रूल लागू होता है, कोई ऑक्टेट रूल, कोई डुएट रूल लागू नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, जैसे कॉपर +1 है और कॉपर +2 है। आपको मालूम है कॉपर का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d10-4s1 होता है। अब बताओ, बिस्मिल्लाह करके सोचो, 3s2 3p6 है, तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 18 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 18 हो जाएगा, यानी इनर्ट गैस मिल जाएगा इसको। अरे 2 8 18 इनर्ट गैस होता है ना रे बाबा। तो हम क्या पढ़ते हैं 9th 10th 11th क्लास में कि कोई भी एलिमेंट अपना वैलेंसी शो करता है अपने बाहरी कक्षा में इनर्ट गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, यही ना पढ़ के आए।
लेकिन उस लिहाज से तो कॉपर को +1 को पसंद करना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 18 हो जाएगा। लेकिन कॉपर बोलता है ना ना, मैं तो +2 को पसंद करता हूं। किसको पसंद करता हूं? अब पूछोगे नहीं सब +2 को क्यों पसंद करता हूं, पूछो, मैं बताता हूं। इसका दो लहजा है। एक लहजा तो मैंने एक स्टैंडर्ड बात बता दी, एनर्जी फेवर नहीं कर रहा, यानी कॉपर +2 पसंद कर रहा है, इसका मतलब कॉपर को पसंद है +2, इसका मतलब फेवर हो रहा है, फायदा हो रहा है एनर्जी के हिसाब से। लेकिन मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा देता हूं, क्योंकि तुम लोग गोबड़ हो, बात को मुश्किल से समझते हो। जैसे मैं ऑफर दूं आपको कि 1 मार्कर लोगे 10 रुपए का दूंगा, 1 मार्कर लोगे कितने रुपए का दूंगा, और 2 मार्कर लोगे तो 15 रुपए का दे दूंगा। अब बताओ, गरीब आदमी के लिए 10 रुपया निकालना आसान है या 15 रुपया निकालना आसान? 10 रुपया निकालना आसान है। लेकिन वो गरीब आदमी को जब ये ऑफर मिलेगा कि 2 मार्कर लोगे तो 15 रुपए में दे दूंगा, तो वो कौन सा ऑफर पसंद करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉपर के पास भी यही ऑफर है, +1 और +2, तो उसको 1 निकालने में फायदा हो रहा था, 18 पूरा हो रहा था, लेकिन उसके +2 में जाने पे बम्पर फायदा हो रहा था। बम्पर फायदा मतलब कि उसका ओवरऑल एनर्जी सबसे ज्यादा फेवर कर रहा होगा। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम +2 और प्लैटिनम +4, Pt +4, लेकिन आपको मालूम है प्लैटिनम +2 और +4 में प्लैटिनम +4 को पसंद करता है। हालांकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? अरे बोलो यार, अब मैं कहूं कि 2 मार्कर लेना आसान है कि 4 मार्कर लेना आसान है? खरीदना 2 है ना, लेकिन 4 मार्कर लेना तो मुश्किल है। लेकिन ऑफर आया था कंपनी का, 1 मार्कर लोगों तो 10 रुपए में दूंगा, 2 मार्कर लोगों तो 18 रुपए में दूंगा, 3 मार्कर लोगों तो है ना 30 रुपए में दे दूंगा, 4 मार्कर लोगों तो 35 रुपए में दे दूंगा। अब बताओ सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है? 4 मार्कर वाला। लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं, लेकिन वो ऑफर क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। अरे 15 का मार्कर बेचने वाले हैं, 35 रुपए में 4 मार्कर मिल जा रहा है, तो दुकानदार क्या करेगा? चलो भाई इन्वेस्ट कर दो, है ना, 15 रुपए में बेचेंगे तो 20 रुपए का फायदा हमको हो जाएगा। तो यही कहते हैं, इसी को कहते हैं थोक विक्रेता। तो कोई एलिमेंट जो है ना रिटेल में माल नहीं बेचता, बोलता है 2 दे दूंगा, 1 नहीं चलेगा। उसी तरह से प्लैटिनम बोलता है +2 पसंद करते हो, लेकिन मेरे को +4 पसंद है। ठीक इसका उल्टा निकल में +2 और +4 में निकल +2 को पसंद करता है, लेकिन प्लैटिनम उसी ग्रुप का है, वो +4 को पसंद करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है ना, मुश्किल है, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना ही पसंद करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत दर्द होगा, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। यानी तब वहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड सेवा होगी। जैसे 10 रुपया लगाया तो 20 रुपए का फायदा हो गया, 10 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया तो मुश्किल काम है कि आसान काम है? 1 लाख रुपया लगाना मुश्किल काम है। 10 रुपया तो सब इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन 1 लाख रुपया तो मुश्किल काम है। लेकिन एक बात मालूम है कि अगर 1 लाख लगाया तो 1 करोड़ का फायदा होगा, और 10 रुपया लगाया तो 20 रुपए का फायदा होगा। तो बताओ 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मुश्किल काम है, लेकिन फायदा के हिसाब से है 100 गुना फायदा हो रहा। यही बात यहां पर भी आती है। और ये किसके लिए बोल रहा हूं? हर वो एलिमेंट के लिए बोल रहा हूं जो आपके पीरियोडिक टेबल में है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब आप पूरे एनसीईआरटी को पढ़ के निकलोगे ना तो यही बात समझ में आएगी। लेकिन ये बात बारीकी बात इतना कोई टीचर बताता नहीं है, ये हकीकत है। किसी भी एलिमेंट का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बोल दे कि भाई ये फलाना ऑक्सीडेशन स्टेट को पसंद नहीं करता, तो बोलना भैया इसको एनर्जी फेवर नहीं कर रही है, आंख बंद करके मुस्कुरा के बोल दो। और अगर वो ये कह दे कि ये ऑक्सीडेशन स्टेटस है, बोले तो कहो कि भैया इसका मतलब एनर्जी फेवर कर रही है। और एनर्जी फेवर का मतलब क्या है? लगने वाली एनर्जी और निकलने वाली एनर्जी का रिजल्टेंट आउटपुट क्या आ रहा। अगर लगने वाली एनर्जी ज्यादा है, निकलने वाली कम है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद नहीं करेगा वो। अगर लगने वाली कम है और निकलने वाली ज्यादा है तो कहेगा बल्ले बल्ले वही लूंगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला कौन सा क्वेश्चन बताइए? क्वेश्चन नंबर 10, pH3 हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, pH3 का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम होता है, यानी इसका ज्यादा होता है। और ये बात एकदम सिंपल सी है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सपोर्ट मिलेगा। बैक बॉन्डिंग कहां से आ रही है? यहां पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा। अब हमको देखना एक टेक्निकल बात बताता हूं। इसका जवाब सीधा सीधा है, वो क्या? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना है, 1 करोड़ की बात बताने जा रहा हूं। जब भी ऊपर से नीचे आएंगे ना नॉन मेटल में, किसमें आएंगे? नॉन मेटल है कहां? पी ब्लॉक में, तो साइज बढ़ेगा, बोलो। और नॉन मेटल में जब साइज बढ़ता है ना तो वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। सुना क्या बोला मैंने? नॉन मेटल में साइज बढ़ने से वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। वंडरवाल फोर्स का मतलब जो वीक अट्रैक्शन होता है।
तो इन जनरल ऊपर से नीचे पे पी ब्लॉक में एमपीबीपी बढ़ेगा। एलिमेंट की बात कर रहा हूं, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, और कंपाउंड की भी बात कर रहा हूं। ऊपर से नीचे एमपीबीपी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो वन वाल फोर्स बढ़ेगा। लेकिन जहां पर भी कंपाउंड का मामला आएगा तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप में, ऑक्सीजन अपने ग्रुप में और फ्लोरीन अपने ग्रुप में क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड का सपोर्ट मिल जाता है, तो वहां पर एमपीबीपी का मामला जस्ट पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी ट्रेंड है, देखा हमको, देखना ट्रेंड है ऊपर से नीचे एमपीबीपी बढ़ेगा, लेकिन अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा? फास्फीन से, पीएच3 से। और ये बात यहां के लिए नहीं है, सिर्फ यहीं के लिए नहीं है। 16 ग्रुप में जाओगे, 16 ग्रुप, 15 ग्रुप के बाद 16 ग्रुप, H2O और H2S, ठीक? तो H2O का ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ट्रेंड ये कहता है ऊपर से नीचे एमपीबीपी बढ़ेगा, लेकिन यहां गियर क्या होगा? उलट जाएगा। और ये बात यहां पर भी नहीं है, HF और HCl में भी देख लो ना। देखो, एक तीर से 3 निशाने लगा रहे हैं हम लोग, एक तीर और 3 निशाना हम पकड़ रहे हैं। 15 ग्रुप को जवाब मिल रहा 16 का भी और जवाब मिल रहा 17 का भी, ठीक? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका आंसर पढ़ लें आप लोग। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। जो है ना हो रहा है उसको बढ़ते चले जाइए और कट करते चले जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सा बताओ? अरे एग्जॉस्ट फैन बंद करो ना, पीछे वाला। दोनों हैं? क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 देखो पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कर लिया है क्या? पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड नहीं, अभी बता दिया क्या इसको? भी देखो, PCl5 और PCl3 में क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि पेंटा हैलाइड इज मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड। अब ये बात यहां के लिए नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये बात हर जगह के लिए बोल रहा हूं, हर जगह, ये यूनिवर्सल है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहां क्या +3 है। तो याद रखो, जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसके अंदर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कौन सा कैरेक्टर होगा? कोवेलेंट। और ये क्यों होगा? क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन पावर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पोलराइजेशन पावर। और 11th क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था फैजान रूल। कौन सा रूल? या उसी को थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन कहता है। अब जो बच्चे 11th का ठीक से नहीं जानकारी रखते हैं वो अभी मोटे मोटे तौर पे याद कर लें कि 4 अगर कंपाउंड दिया हो, ध्यान से सुनो, नीट के लिए बोल रहा हूँ, 4 कंपाउंड दिया हो और आपसे पूछे कौन सबसे है ना ज्यादा कोवेलेंट है, तो याद रखो चारों कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। जिसका सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नजर आवे स्टेट, वो समझ लेना हाईली कोवेलेंट है, और समझ लेना कि वो एसिडिक भी है। और अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नजर आ रहा है तो समझ लेना कि वो आयनिक है, और समझ लेना कि वो बेसिक है। आयनिक मतलब जब है ना कोवेलेंट होगा तो उसका उल्टा आयनिक नेचर में आएगा ना, ऐसा नहीं होता। या तो कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं देता है। हर दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो होता है कोवेलेंट अगर होगा तो उसमें भी आयनिक कैरेक्टर होता है, और आयनिक कंपाउंड उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन मैं अगर इस पे डिटेल में जाऊं तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए हम उस पर वहाँ डाइवर्ट नहीं करेंगे। आपको मन करता है सवाल पूछने का तो पर्सनली पूछ लीजिए, ठीक है? समझ में आ गया इस क्वेश्चन का जवाब? क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 11 नंबर हो चुका है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। BiS3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइलाइट्स, ऑल द हाइड्राइड्स। क्वेश्चन नंबर क्या है? बोलो ना यार, 12। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि याद कर लो 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, सबके लिए बोल रहा हूं मैं। इसका हाइड्राइड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बच्चों? हाइड्राइड। देखो NH3, PH3। अब सुन लो, 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा, 16 ग्रुप का भी हो रहा, 17 ग्रुप का भी, एक साथ 3 निशाना लग रहा। अमोनिया, PH3, ASH3, नाइट्रोजन फास्फोआर्सेनिक एंटीमनी, SB और बिस्मथ। ठीक है जी, ठीक है जी। और 16 ग्रुप H2O, H2S, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम।
ठीक है जी। और 17 ग्रुप HF, HCl, HBr, HI, सब में ऊपर से नीचे बेसिक नेचर बढ़ेगा। सॉरी गलत बात बोल रहा हूं, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। कौन सा नेचर बढ़ेगा? रिड्यूसिंग नेचर कहते हैं किसको है? रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन दे दे, जो हाइड्रोजन दे दे उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप मालूम है यहाँ पर ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है ना, बोलो यार। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और जब बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी तो घटेगा ना, अरे बोलो यार। और बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन निकालना आसान किससे होगा? नीचे वाले से, ऊपर वाले से? नीचे वाले से। तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये मैंने कल भी लिखवाया था, जिसको मालूम नहीं है वो नोट करें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें, आंसर पढ़ लें जल्दी से। ये बात 15 ग्रुप के लिए बोल रहा हूं, 16 के लिए बोल रहा हूं, 17 के लिए भी बोल रहा हूं। वहां पर असाइनमेंट में नोट करते जाएंगे। 15, 16, 17 पे ये क्वेश्चन वैलिड हो जाता है। बढ़ जाए आगे हम लोग। चलिए, बस आप पढ़िए नहीं, बस नजर डाल लीजिए। नजर डालना समझते हो ना, रिसर्च नहीं करना, मोटा मोटी बात समझ गए, आगे बढ़िए। चलिए, क्योंकि वीडियो लेक्चर चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज अमोनिया इज ए लेविस बेस। अमोनिया लेविस बेस है, ठीक है जी। अमोनिया लेविस बेस है। बेस किसे कहते हैं? बेस किसे कहते हैं? जो लोन पेयर देता हो, बेस किसे कहते हैं? और अमोनिया इज लेविस बेस, तो क्योंकि आसानी से ये लोन पेयर दे सकता है ना H+ को, क्योंकि लोन पेयर इस पे है। अब आप बोलेंगे सर लोन पेयर तो बहुत सारे एलिमेंट पे, कंपाउंड पे होता है, तो इसमें देखो साइज भी छोटा नहीं। और ऊपर से क्या, दिमाग लगा के सोचो ना, इसमें साथ ही साथ क्या है कि लोन पेयर भी है, साथ में हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी है ना, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच भी तो लेगा ना। तो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ऊपर से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो इसका मतलब H+ जो आएगा तो ध्यान से लोन पेयर दे देगा ना उसको। तो देखिए आंसर पढ़िए इसका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। NO2 डाइमराइज। NO2 क्या है? डाइमराइज। अब देखो यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये, याद रखो। जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, मेरी बात समझे? क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गिनो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना था? 5, ऑक्सीजन का 6, और 2 ऑक्सीजन आता है, 6 दूनी 12, 12 5 17, तो ऑड नंबर हो गया ना। इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बाकी है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? तो जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होंगे वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे। और वो कब रखेंगे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? जब वो गैस होंगे। लेकिन जैसे ही इनको लिक्विड में जाने का मौका मिलेगा तो ये क्या करेंगे? दूसरे NO2 के साथ कंबाइन कर लेंगे। इसको कहते हैं डाइमर बन जाना। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन था तो दोनों पेयरिंग कर लिया, डाइमर बन गया। इसी को कहते हैं डाइमराइजेशन। इसलिए NO2 गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक है। नीट में आवा क्वेश्चन है। NO2 गैसियस स्टेट में क्या है? पैरा। और लिक्विड स्टेट में क्या होगा? डाया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले था, अब वो पेयर्ड हो गया तो डाया हो गया। और ये किसके लिए होता है? वो सारे मॉलिक्यूल के लिए होता है जो ऑड इलेक्ट्रॉन है। जैसे NO भी आता है, NO भी क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, आंसर पढ़ लीजिए उसका जरा। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। वो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, उस पर निशान लगा। यूनिवर्सल का मतलब ये रूल हर जगह लागू होगा, जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा सब पे वैलिड हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी कर चुके हैं, हम राइट। अब क्वेश्चन नंबर 17 भी ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके हैं ना हम लोग। नाइट्रोजन गैस होता है फास्फोरस सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोग कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है ना कर चुके हैं। लेकिन बता देते हैं फॉस्फीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। तो आपको मालूम है ना फॉस्फीन और अमोनिया में लोन पेयर अवेलेबल तो दोनों पे है। इधर देखो फॉस्फीन PH3 को कहते हैं, लोन पेयर अवेलेबल तो दोनों पे है। लेकिन आपको मालूम है यहाँ लोन पेयर की डेंसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा है, क्योंकि सरफेस एरिया इसका कम है। नहीं तो स्मॉल एरिया पे लोन पेयर है, इसके लार्ज एरिया पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंटेंसिटी किस पे होगी? इस पे। और ऊपर से नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव भी तो है ना, तो वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुआ था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा क्या कर देगा? इंटेंसिफाई कर देगा, नहीं कर देगा? ठीक है जी, तो इसका आंसर पढ़िए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ था? 20। जल्दी पढ़िए।
चलिए पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या में चलेगा? 21। चलो मैं बोर्ड मिटा दूं। समझ में आ गए हो भैया मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों? अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या हुआ नंबर भाई? 21 नंबर। ये तो सड़ा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। PH4 प्लस, जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोनियम आयन, और PH3 बोल रहा है कि भैया किसमें बाउंड एंगल ज्यादा होगा? तो मेरे लाल देखो ना, यहाँ लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर झटका मारता है ना, लोन पेयर बाउंड पेयर का रिपल्शन होता है, और यहाँ लोन पेयर तो है ही नहीं, तो एंगल इसका क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका एंगल 109 डिग्री होगा। अब बताओ क्यों होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हालांकि sp3 इसके पास भी है। देखो, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, और यहाँ चारों बॉन्ड पेयर है। याद करो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जोड़ के हाइब्रिडाइजेशन निकलता था। याद करो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर sp3, और यहाँ चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है नहीं तो भी sp3। अब बताओ, यहाँ लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर को ठुमका मारेगा ना जी, तो बोलेगा भाई नजदीक मत आ, क्योंकि वेसिपिआर थ्योरी कहता था। याद करो, वेसिपिआर थ्योरी समझते हो ना? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वो क्या कहता है? सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच होता है? लोन पेयर। फिर किसके बीच होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम किसमें होता है? बॉन्ड पेयर। बात क्लियर हो गई ना? चलिए ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, धाए धू कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 पेंटाहेलाइड ऑफ ग्रुप लेविस एसिड। पेंटाहेलाइड्स, व्हाई डू पेंटाहेलाइड ऑफ ग्रुप इज एक्ट एज लेविस एसिड? जैसे PCl5 लेविस एसिड है, मालूम है क्यों है? देखो इसमें d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल होगा तो लोन पेयर आसानी से ले सकता है ना, या बॉन्ड पेयर ले सकता है ना, तो लेने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लेविस एसिड होता है ना। देखो आंसर लिखा हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए जल्दी से। ए बॉटल कंटेनिंग HNO3 एसिड ऑलवेज सम वेपर ओवर द लिक्विड वाई। बोलता है HNO3 का बॉटल जब आप खोलोगे, हमको देखो सबको नाइट्रिक एसिड का कभी इस्तेमाल किया होगा लैब वैब में, बिहारवा में तो नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन दिल्ली वगैरह में देखा होगा नाइट्रिक एसिड का जब बॉटल ओपन करोगे तो धुआं निकलता है। फिल्म में भी देखा होगा, डोंगरीला फिल्म में है ना, पीछे विलन खड़ा हुआ है और बोलता है हीरो को मैं तुम्हारी हीरोइन को डाल दूंगा एसिड में, ऐसे देखा होगा नहीं? तो हीरो बोलेगा ना ना, है लास्ट में बेचारा डोंगरीला ही एसिड में चला जाता है, तो वहाँ धुआं निकलते हुए देखा होगा आपने। तो वो धुआं किस चीज़ का होता है? तो HNO3 की खूबी क्या होती है कि जब लाइट के प्रेजेंस में आता है ना वो, तो वो ब्रेक डाउन कर जाता है। क्या कर जाता है? ब्रेक डाउन। और NO2 गैस निकालता है। कौन सा गैस निकालता है? NO2 गैस। तो वो धुआं जो निकल लिया है वो किसका निकल लिया? धुआं HNO3 का धुआं NO2 के शक्ल में निकल लिया। देखो इसको पढ़ो जरा आंसर, देखो दिखा हुआ सनलाइट के वजह में। ये रिएक्शन कंप्लीट दिस में आता है बहन जी लोग, जामिया वालों, ये रिएक्शन कंप्लीट दिस में आता है। बोलेगा कंप्लीट कर दो। ठीक है जी, क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बढ़ जाऊं क्या भाई साहब? बढ़ जाऊं? तेरा पास असाइनमेंट नहीं है क्या? हाँ तो असाइनमेंट सामने लेकर रखो ना यार, तेरे पास नहीं है। अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन चेक करो। अगला क्वेश्चन चेक करो। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। अब इधर देखना, कैमा क्वेश्चन है ये? कैमा क्वेश्चन है भैया? हाँ 24। अमोनिया वैसे क्या है? न्यूट्रल है। अमोनिया क्या है? लेकिन पानी में जाते ही क्या होता है? इसको खुजली होती है। क्या होती है? खुजली। खुजली किस बात की होती है? इससे H+ खींच लेता है। और क्यों होती है खुजली का मतलब ये टेंडेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मौजूद है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो H+ को आंख मार के बुला लेता है, आजा, ठीक है, तो NH4+ बन जाता, तो OH- बोलता मैं कहाँ जाऊँगा यार, प्लस और माइनस चिपक गया। अब क्या होगा? OH- रिलीज हो सकता है ना यहाँ से, तो बेसिक नेचर हो गया। समझ में आ रहा? तो अमोनिया गैसियस स्टेट में न्यूट्रल है, लेकिन सोल्यूशन में जाते ही क्या हो जाएगा? वो बेसिक नेचर हो जाएगा। और क्यों करेगा? क्योंकि वो वाटर का हाइड्रोलिसिस करता है। वाटर को ब्रेक डाउन किया ना रे बाबा, है जी। चलो अगला क्वेश्चन देख लें, क्या ताल लें? अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू HNO3 टर्न येलो सनलाइट
सनलाइट के वजह से येलो क्यों हो जाता है? तो आपको मालूम है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में NO2 गैस में बदल जाता है, और NO2 क्या ऑड इलेक्ट्रॉन है, अभी बताया था ना, तो वो डाइमर बन के N2O4 में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? देखो N2O4 गैस निकला ना, उसी का कलर ब्राउन होता है, नहीं दिख रहा? अरे HNO3 को सनलाइट के प्रेजेंस में है ना रखोगे तो वो NO2 के फॉर्म में निकलेगा, और वो NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो वो दूसरे NO2 के साथ जुड़ के N2O4 में नहीं बदल जाएगा, तो वही क्या है आपका ब्राउन होता है, सॉरी येलो होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, वाई नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स कैन बी डिस्टिंग्विश कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय एक्शन ऑफ कैन H2SO4। ये कैन H2SO4 नहीं, कॉन्क H2SO4 है, ठीक कर दो। बोलता है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिस्टिंग्विश समझते हो? अरे डिस्टिंग्विश का क्या मतलब होता है? जैसे कंफर्म करना है कि नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है, तो कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है? तो कहेंगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये पूछ रहा सवाल। तो ये क्वेश्चन पढ़ो फिर से, देखो क्या लिखा हुआ, वाई नाइट्रेट एंड नाइट्राइट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय द एक्शन ऑफ कॉन्क H2SO4। तो आप इसमें क्या लिखा हुआ, दोनों रिएक्शन करेगा H2SO4 से तो NO2 का ब्राउन गैस निकाल देगा। कौन सा गैस निकालेगा? ब्राउन। अब अगर अलग अलग कलर का गैस निकलता तब ना डिस्टिंग्विश हो जाता, तो दोनों तो एक ही काम कर रहा, दोनों NO2 गैस निकाल दे रहा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो चुका है तो अगला क्वेश्चन देखिए, वाई NO2 डज नॉट ड्राइड बाई मीन्स ऑफ NOH। NO2 को ड्राई नहीं कर सकते NOH के साथ। अब आप बोलेंगे ड्राई करने का क्या मतलब होता है? अब हमको देखो HNO3 जब टूटा था तो देखो क्या बना था, चेक करो। HNO3 जब टूटा था तो क्या बना था? H2O भी बना था ना। तो NO2 गैस जब भी बनता है उसके साथ पानी का वेपर भी बनता है, वाटर का क्या कहता है, वेपर भी बनता है। तो उसको NO2 गैस को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर को हटवाना पड़ेगा ना, बोलो। तो उसको कहते हैं ड्राई कर देना। क्या करना? तो क्वेश्चन कह रहा है कि NO2 को NOH से क्यों नहीं ड्राई कर सकते? NOH क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? अगर आपके हाथ पे NOH रख दें, पैलेट्स, उसका पैलेट की शक्ल में होता है, पैलेट समझते हो, छोटा छोटा बटन की तरह होता है, रख देंगे तो आपका हाथ का पानी खींच लेगा, इसलिए आपको जलन महसूस होती है। समझ आ रहा? खुजली जो होती है ना, खुजली उसी वजह से होती है। तो वहां पर जो NOH है, तो बोलता है NOH को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्राई ऑफ करने के लिए? तो इसका राज क्या लिखा हुआ देखो, पढ़ा हुआ, NO2 इज एन एसिडिक एंड इट अब्सॉर्ब बाय NOH। वो ये पानी को एब्जॉर्ब करने की जगह क्या करेगा, NO2 को ही एब्जॉर्ब कर लेगा। अब भाई हमको तो पानी हटवाना था, इस NO2 को ही हटवा दिया। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ये वही बात हो गई कि दो दोस्त मिले, है ना, एक ने कहा तुम चूड़ा ले आओ और दूसरे ने कहा भूसा ले आओ, है ना, मिला मिला के खाएंगे। नहीं समझ में आया? भूसा समझते हो? हस्क जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये इंटेलिजेंट आदमी है, दोस्त से बोला तू है ना चूड़ा लिया, मैं भूसा लेके आऊँगा, है, दोस्ती अच्छी रहेगी, दोनों को मिला मिला के फूक फूक के खाएंगे। नहीं समझ में आया? पार्टनरशिप हो गई ना यार। ये चूड़ा लेके आया, क्या लेके आया? अरे बिहारवा में चूड़ा बोलते हैं, दिल्ली में क्या बोलते हैं? फोआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, फोआ। तो ये फोआ लेके आया, उसका भूसा लेके आया। नहीं समझ में आया? तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमको निकालना किसको था? NO2 को, सॉरी वाटर को निकालना था। ये क्या कर दिया है, NO2 को लेकर भाग गया, बोले चल तू वाटर लेकर के पानी बना इसका। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रिक एसिड मोस्टली फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑन रिएक्ट विथ मेटल विथ अदर एसिड विथ मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब एक बात मैं आपको बता दूं, सबको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 क्या है? लेकिन इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग, सुन लो ध्यान से। HNO3 एक ऐसा एसिड है जो बदतमीज नहीं, महाबदतमीज है। नहीं समझ में आया? एक तो होता है एसिड और एक होता है क्या, एक क्या करता है? ऑक्सीडाइज भी करता है। यानी एसिड HNO3 की ये खूबी होती है कि ये एसिड के अलावा क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो देखो नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 में। और याद रखो 11th क्लास में टीचर ने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखवाया होगा, सिखाया नहीं सिखाया? ऑक्सीडेशन नंबर कभी टीचर ने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर काय को निकालते हैं? बेटा निकाल ले खाली ऑक्सीडेशन नंबर, जादू का पुरिया है ये।
ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से हमको कंपाउंड का नेचर पकड़ में आ जाता है। क्या पकड़ में आ जाता है? कंपाउंड का नेचर। अगर एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, किस में होगा? अब आप पूछोगे सर हमें कैसे मालूम हाईएस्ट में ससुरा की या ना लोएस्ट में? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो उसका। क्या देख लो? जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और उस इलेक्ट्रॉन को अगर सब छोड़ देगा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2s2 5 होता है, तो +5 किए हुआ है यहाँ पे, तो 5 था, 5 छोड़ चुका है ना, अब छोड़ सकता है क्या? क्योंकि था ही 5 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ चुका, +5 में दिख रहा, अब वो छोड़ सकता है क्या? नहीं ना छोड़ेगा, तो क्या करेगा? लेगा ना। अब कितना लेगा बताओ? कितना लेगा? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेगा। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मालूम है? अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में से 8 घटाओ। तो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +5 है। कितना है? कैसे मालूम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब +5 में से 8 घटाओ तो कितना आ जाएगा? -3। तो नाइट्रोजन कभी भी छोड़ेगा तो 5 तक छोड़ेगा। नाइट्रोजन कभी भी छोड़ने पे आएगा तो 5 तक छोड़ेगा, और लेने पे आएगा तो -3 तक लेगा। किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उसके नेचर को बताता है। अगर किसी एलिमेंट का नेचर पकड़ना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत आसान तरीका है। उसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, कैसे मालूम हाईएस्ट पे है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लो। तो वो पक्का क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो पक्का स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया तो कैसे निकालेंगे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकला है उससे क्या करो? 8 घटाओ। क्या घटाओ? तो मिनिमम निकल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का +5 है तो मिनिमम कितना होगा? तो कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा? और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो समझ लो कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और समझ लो वो बेसिक होगा। अब सवाल ये कह रहा है कि HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि +5 स्टेट में है, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आप HNO3 को एल्युमिनियम के बर्तन में भी स्टोर कर सकते हो। किसके बर्तन में? बाकी कोई एसिड को मेटल के बर्तन में स्टोर नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, एसिड तो है, लेकिन क्या है साथ में? तो ये क्या करता है? एल्युमिनियम के सरफेस पे ऑक्साइड का फिल्म बना देगा। क्या बना देगा? तब ऑक्साइड का फिल्म बनने से एल्युमिनियम क्या होता मालूम है? पैसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पैसिव का मतलब नॉन रिएक्टिव। तो HNO3 स्टोर हो जाएगा, ये छेद नहीं करेगा उसमें, क्योंकि ये पहले इसका अपना जो है ना कौन सा नेचर शो करेगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज करेगा तो सरफेस एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब पैसिव हो जाएगा तो उसको छेद ही नहीं कर पाएगा क्योंकि नॉन रिएक्टिव हो गया पैसिव। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कई बार है ना, बारिश के मौसम में है ना, घर का जो तार होता है वो पहले एल्युमिनियम का तार इस्तेमाल होता था, तो कई बार बारिश की वजह से आपने देखा होगा कि है ना तार में है ना कार्बन जम गया, लोग बोलता कार्बन जम गया, उसको है ना डंडा से लेके हिलाते थे थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या होता था कि वो फिर करंट आने लगता था। तो क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, ज़्यादा है ना तार जो होते हैं ना, ओपन जो तार होते हैं वो क्या होते हैं? कोटेड हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? पैसिव हो जाता है, करंट फ्लो कराना ही बंद कर देते हैं। तो हम लोग बचपन में, आप लोग के ज़माने में तो नहीं होता क्योंकि आजकल ओपन तार नहीं है, पहले ओपन तार होता था, तो हम लोग कई बार देखा कि लाइट नहीं आ रही है तो हम लोग जाकर के पोल पे तारते थे जाके कि तो तार तो लगा हुआ है, इसका तो तार छूटा नहीं है, तो इसमें गड़बड़ क्यों है? तो लोग बूढ़े लोग कहते थे जाओ सूखा हुआ डंडा लेके ऐसे ऐसे हिलाना, तो जैसे हिलाते थे तो लाइट आ जाती थी। वो पैसिव होता था तो उसको रगड़ते थे ना तो उसका जो ऑक्साइड फिल्म है, कार्बोनेट फिल्म है, ऑक्साइड फिल्म हट जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये बात पूरी ही नहीं हुई। कह रहा कि नाइट्रिक एसिड मोस्टली फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल व्हाइल अदर एसिड रिएक्ट विथ मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन। तो आपको मैं बता दूं कि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, इधर देखो, नाइट्रिक एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सुनो ध्यान से, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो, लेकिन नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। बोलो क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड खानदानी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो H2 जो निकलेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी H2O में बदल देगा, तो उसके साथ पानी नहीं बनता, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, वाटर निकलता। तो ये वही क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो जल्दी से। चलिए पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए।
फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड इन इनर्ट इन्वायरमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 29, फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड इन इनर्ट इन एटमोस्फेयर ऑफ CO2 और H2। H2 नहीं है, N2 है, करो ठीक काट करके। CO2 और H2 नहीं है, वो N2 है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, आपको मैंने बताया था इनर्ट गैस होता है। और फॉस्फीन बनना जो होता है वो क्या, एक्सप्लोसिव है। फॉस्फीन बनना क्या है, फॉस्फीन बनना क्या है, तो एक्सप्लोसिव होगा। तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन इन्वायरमेंट चाहिए ना, और CO2 भी इनर्ट गैस में माना जाता है, तो इसलिए वहां पर एक्सप्लोसिवनेस को कम करने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो रिएक्शन चैम्बर उड़ जाएगा, साथ में आप भी उड़ जाइएगा। तो फॉस्फीन बनाते वक्त खास ध्यान रखिएगा, वैसे जब बनाइएगा तब, उम्मीद कम में है, लॉकडाउन चल रहा है। चलिए पढ़ लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी मुस्कुरा के रीडिंग मारिए 1 सेकंड में। अगला नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। रेड फास्फोरस इज मेकिंग मैचेस। रेड फास्फोरस को मैचेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रेड फास्फोरस को किसे बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है फास्फोरस का कितना फॉर्म था, कौन कौन सा, सबसे पहले वाइट था, और वाइट हाईली क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है। वाइट है ना सल्फर को, सॉरी वाइट फास्फोरस को ठंडा पानी में रखते हैं, हुजूर वाला वो जो पानी से बाहर निकलता तो आग लग जाता है, उसमें क्या हो जाता है, ठीक है जी, पानी से बाहर निकलने पे क्या आता है, आग। सोडियम पानी में भी आग लगता है, ठीक है जी। तो वाइट फास्फोरस को कोल्ड वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर समझते हो, जिसको हिंदी में कहते हैं विलुप्त उष्मा। कौन सा उष्मा, विलुप्त उष्मा, जो दिख नहीं रहा, विलुप्त मतलब जो दिखता नहीं है। तो वो, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जलेगी तो उसके लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हीट आएगा तभी जलेगी। तो रेड फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको माचिस बनाएंगे, जब रगड़ेंगे तब हीट आएगा उतना। और वाइट फास्फोरस का अगर माचिस बना दिया तो फिर उसको ठंडा पानी में स्टोर करके रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कभी भी है ना वाइट फास्फोरस वाला माचिस बनाने की फैक्ट्री मत लगा लीजिएगा, वहीं आग लग जाएगा। समझ आया तोहिद बाबू, ऐसा ना हो कि हम जो है रेड फास्फोरस सब बना रही है, हम ससुरा वाइट फास्फोरस बनाएंगे हैं, तो पता चला कि वहीं उड़ जाएंगे आप। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए 31, अरे जल्दी देखिए यार, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 अमोनिया इज रेफ्रिजरेशन, अमोनिया यूज फॉर रेफ्रिजरेशन। हमको देखो जब कोई अमोनिया की एक खास बात होती है, अमोनिया लिक्विड होता है। अमोनिया क्या होता है, अगर आपके हाथ पे अमोनिया डाल देना तो वो क्या करेगा, आपके हाथ के हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और सुर से उड़ जाएगा। अब बताओ, आपके हाथ का हीट अगर एब्जॉर्ब हो गया तो कूलिंग हो जाएगी ना आपके हाथ में। तो अगर इस पूरे रूम में अमोनिया अगर गिरा दें तो ये रूम थोड़ा देर में ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन समझते हैं, जो वो हीट एब्जॉर्ब करके वो वेपराइज करेगा। तो अमोनिया क्या है, रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल इसलिए होता है कि उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन उसका जो होता है वो हाई होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज कर देता है, वेपराइज हो जाता है, खुद क्या कर देता है, वेपराइज हो जाएगा और सराउंडिंग को क्या करेगा, कूल कर देगा। समझ में आ रहा, तो इसका आंसर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। वाई अमोनिया इज गुड लिगेंड। आपको याद होगा, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मेटल जो है लिगेंड लोन पेयर देता है किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। किसको देता है, मेरे वीडियो लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि आप लोग को तो है ना वीडियो लेक्चर देखने की आदत नहीं है ना, आप लोग खतरनाक आदमी हैं। जब तक है ना सर सामने नज़र नहीं आएंगे तब तक है ना बदतमीजी है आप लोग, जब तक हंसी मजाक नहीं करेंगे। तो आपको लग रहा था कि वहाँ भी क्या सर मजाक करे, तो वीडियो लेक्चर में है ना कोई कुत्ता भी सामने नहीं होता था, तो ऐसे ही बोर हो जाते थे। तो 45 मिनट का लेक्चर बनाने के लिए मुझे है ना 2 घंटा पहले सोचना पड़ता था, फिर 1-1.5 घंटा लगता था बनाने में, फिर अगला 1 घंटा लगता था एडिट करने में, फिर अगला 1 घंटा लगता था उसको लोड करने में, प्रोसेस करने में, अगला 1 घंटा लगता था उसको लोड करने में, फिर अगला आधा घंटा लगता था फॉरवर्ड करने में। समझ में आ रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही हैं, सर का वीडियो लेक्चर मज़ा नहीं आ रही है, मुर्गे की जान गई या खवैये को मज़ा नहीं आया, कहावत सुने हैं कि नहीं, मुर्गे की जान गई, क्या बोल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। अरे बेचारा मुर्गा तो इंतकाल कर गया, अपनी जान खो दिया उसने। ठीक है जी, और ऊपर से क्या, ऊपर से आना
है ना, 2 GB डाटा था, वो भी साफ हो जाता था, न्यूज़ तक नहीं देख पाते थे, ऐसे साए खींच लेता था। ठीक है, तो एक साथ जो है दो है ना सिम लेना पड़ा मुझे, है एक दिन में 5 GB मिलता था, तब जाके अपना है ना न्यूज़ व्यूज़ कुछ देखते थे। लॉकडाउन में क्या करेंगे, हैं अर्दुगल गाजी देख लिया थोड़ा बहुत लॉकडाउन में। और भी है ना बिहारवा में अकेला बड़ा सा घर था, अकेले थे, खाना भी खुद बनाना, झाड़ू भी खुद ही देना, कोई था ही नहीं, फैमिली भी यही थी। तो सोचो कितना कष्ट करके वीडियो भेजा। तुम लोग कहते हो सर मज़ा नहीं आ रहा, मतलब भैया उसमें कोई हरी मिर्च लगा के हम डालते गया कसम खुदा की, सारे गोबर यहीं जमा हुए हैं एक साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। तो अमोनिया गुड लिगेंड है, तो आपको मालूम है ना अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी मौजूद है और आसानी से लोन पेयर दे सकता है ना सेंट्रल मेटल आयन को, तो इसलिए गुड लिगेंड है। लिगेंड मतलब लोन पेयर देने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई इथाइल एमीन इज पिरामिडल वाइल ट्राई सेराइल एमीन इज प्लेनर। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। ट्राई मिथाइल एमीन, इधर देखो ओ बहन जी लोग, ट्राई मिथाइल एमीन, मिथाइल, अच्छा चलो इथाइल ही कर लो यार, टेंशन क्यों लो हो, तुम तो ऐसे डरा रहे हो। हाँ मिथाइल, अंग्रेजी लोग का कमजोर है ना, सब गोबर है ना, अभी तो बोला टाइपिंग मिस्टेक। अरे बाबा, अरे आर्ट्स के विद्यार्थी ने उसको टाइप किया। चल अब तो हो गया ना, गलती हो गई भाई, गलती हमारी है। अब देखो ट्राई मिथाइल और ट्राई सेराइल में क्या फर्क है, इधर देखना ओ बहन जी लोग, इधर देखो। मिथाइल और सिलाइल समझते हो, सिलाइल, मीथेन इथेन, मीथेन का नाम सुने हो ना, तो कार्बन का मीथेन हो गया, तो सिलिकॉन का सिलेन हो गया। नहीं समझ में आया, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है ना जी, तो CH4 हुआ क्या, मीथेन, तो SiH4 हुआ सिलेन, तो इसका मतलब ये ट्राई सेलाइल हो गया। ठीक है जी। हाँ बहन जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ क्या, सबाहत दीदी। रात में सोई नहीं है क्या आप? ज़्यादा देर तक सोने की आदत है क्या? अब इधर देखो, ट्राई सेलाइल है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से देखो। इसके पास d ऑर्बिटल है और इसके पास d ऑर्बिटल है क्या? अरे बोलो ना बेवकूफों, इसके पास d ऑर्बिटल है क्या कार्बन के पास? तो ये क्या करता है, इसका लोन पेयर ना एक जगह बैठे बैठे ना उब जाता है। क्या होता है, उब जाना समझते हो ना, बोर हो गया है। क्या हो गया, बोर। तो वो क्या करता है, इसका ससुराल है यहाँ d ऑर्बिटल, किसका, इसके लोन पेयर का ससुराल, किसके लोन पेयर का, नाइट्रोजन के। तो ये ससुराल में थोड़ा देर के लिए चला जाता है, इसको कहते हैं p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो आप एक बार इस ससुराल में जाता है, 3 शादी किए भाई, ठीक है, एक बार इस ससुराल में जाता है और एक बार इस, तो इसका लोन पेयर यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। अब वो डांस करता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, कभी ई वाले ससुराल में, कभी ई वाले ससुराल में, कभी ई वाले ससुराल। p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अगर एक जगह रहेगा तो क्या करेगा, एक जगह रहेगा है तो क्या करेगा, सबको ठुमका मारेगा, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे आदमी क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। तो यहाँ लोन पेयर यही रुका हुआ है और यहाँ का लोन पेयर कभी झुमरी तलैया, कभी होनोलुलु, कभी हवाई द्वीप पे घूम रहा। तो ये रुकेगा तो लोन पेयर को झटका मारेगा तो पिरामिडल हो जाएगा। और यहाँ लोन पेयर क्या है, कहाँ है, घूम रिया है, तो घूम रिया है तो रुकेगा नहीं, तो रिपल्शन कैसे करेगा। तो इसका मतलब ये रुकने की वजह से ये पिरामिडल में बदल जाएगा, क्योंकि ये झटका मारेगा तो पिरामिडल शेप में आ जाएगा। और यहाँ झटका क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि तो घूम रहा है, तो p पाई d बैक बॉन्डिंग की वजह से, इसलिए लीस्ट अवेलेबल होगा फॉर झटका, आई मीन रिपल्शन करने के लिए नहीं अवेलेबल होगा वो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। अब दूसरी बात, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 चेक करो, 51, हाँ 51 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बेस के टर्म में है। क्वेश्चन नंबर 51 पे एक देखो, यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन नंबर 51, ये कौन सा क्वेश्चन था अभी वाला, क्वेश्चन नंबर 33 और 51 एक ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। देखो यहाँ लोन पेयर अवेलेबल है और यहाँ लोन पेयर कहाँ गया, अरे घूम रहा है ना, तो यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है तो आसानी से H+ आएगा तो उसको दे देगा ना लोन पेयर, लेकिन इसका लोन पेयर तो है ही नहीं, हुजूर वाला घूम रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ये वीकर बेस हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? तो क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 51 दोनों एक ही हैं। हाँ किस चीज का ट्रेंड, अभी मैंने कहा था हाइड्राइड में ऊपर से नीचे बेसिक नेचर घटता है, मैंने बोला था, तो घटता है।
खाली अमोनिया में स्पेशल केस आ गया। अमोनिया में लोन पेयर अवेलेबल है, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर घटेगा, ये वही ट्रेंड आएगा। ठीक है जी, हैं जी, बढ़े जी। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ, बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि क्योंकि यहाँ पर देखो अगल बगल में है ये आइटम, तो इसका साइज वैसे भी छोटा होगा, तो ये लोन पेयर क्या करता है, इसके डी ऑर्बिटल में ट्रांसमिट होता है। क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। इसी को कहते हैं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग फिनोमेना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलता है? तो इसका जवाब ये है कि ये जो बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड दिखता है, लेकिन जब बॉन्ड तोड़ने जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड नहीं होता ये। इसके अंदर करीब करीब 1.33 बॉन्ड ऑर्डर पाया जाता है। तो जब एक बॉन्ड है तो 1.33 बॉन्ड ऑर्डर कैसे आ गया? तो पता ही चला कि अच्छा लोन पेयर गड़बड़ कर रहा है, लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा, इधर 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 उधर जा रहा। और ऐसा कर क्यों रहा मालूम है? ऐसा करने से क्या होगा, डबल बॉन्ड नेचर वाला आ जाएगा ना बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनने से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वो ऐसा कर लेता है। बोलोगे सर कुछ भी हो जाता है केमिस्ट्री में? हाँ पूछो, कुछ भी हो जाता? कुछ भी नहीं होता। जैसे आप कुछ भी कर लेते हो, किस हिसाब से करते हो? फायदे के लिए करते हो ना। तो एलिमेंट के अंदर भी पावर है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को क्या दिया है? क्या दिया है? दोनों रास्ता दिखाया, सही रास्ता भी दिखाया और क्या है, दिमाग दिया है ना। तो आप किसको पसंद करते हो? गलत को भी पसंद कर लेते हो, नहीं। लेकिन एलिमेंट क्या है? एलिमेंट के अंदर क्या है? वो वही रास्ता पसंद करता जो फेवरेबल रास्ता है। नहीं समझ में आया? हम तो गलत सही दोनों कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमसे सवाल पूछा जाएगा, एटम से सवाल नहीं पूछा जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? ये हुआ एक्स्ट्रा नॉलेज। हाँ स्टॉप करो यार, अजीब ट्यूबलाइट हो तुम लोग।